अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाज़िब परवेज़ है। तो आज हमारा डेमो है हाउ टू अटेम्प्ट ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री फाइनल प्रॉफ रिटन एग्ज़ाम। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कोर्स आउटलाइन क्या है और कुछ सैम्पल एमसीक्यू और एससीक्यू हम अटेम्प्ट करेंगे और उनके सॉल्व आंसर कीज़ देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि अटेम्प्ट हमने कैसे करना होता है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो 3 आवर्स का पेपर होता है। उसमें 45 एमसीक्यू होंगे जो कि 45 मिनट्स में होते हैं और 15 एससीक्यूज़ होते हैं जो 2 आवर्स 15 मिनट्स में होते हैं। तो जो है 9 मिनट्स पर एससीक्यू जो है हमें टाइम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो पेपर सेटिंग जो न्यू रूल्स आए हैं यूएचएस के फ्रॉम दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, उसमें नया पुल बैंक जो है वो बनाया गया है एमसीक्यू का और एससीक्यू का, और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में से और विद रेफरेंसेस जो होते हैं उसको बनाए जाते हैं। और पास्ट पेपर्स में या सेंडअप्स में से इस दफ़ा पेपर नहीं बन रहे, जो कि पहले हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब जो है वो स्ट्रिक्टली फ्रॉम द बुक और न्यू पूल बैंक से पेपर आ रहे हैं। इसमें जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है हमारा ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का, वो ये है कि केरीज इटियोलॉजी में से एक एमसीक्यू और एक एससीक्यू आता है, और रेस्टोरेशन, डेंटल कटिंग और ब्लीचिंग में से जो है 14 एमसीक्यू और 6 एससीक्यूज आते हैं। और डेंटल मटेरियल्स में से 3 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू आते हैं। और क्राउन एंड ब्रिज जो है वो 11 एमसीक्यू और 3 एससीक्यूज, पीडो में से 4 एमसीक्यू और 2 एससीक्यूज, एंडोडोंटिक्स में से 12 एमसीक्यू एंड 2 एससीक्यूज आते हैं। तो बुक्स जो स्टडी करनी होती है उसमें मेजॉरिटी जो बुक है वो आर्ट एंड साइंस है, और एंडो के लिए ग्रॉसमैन है, पीडो के लिए वेलबरी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है, और कुछ सवाल जो होते हैं वो समिट फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से, पिकार्ड मैनुअल से, या क्राउन एंड ब्रिज के लिए आर्ट एंड साइंस और रोजेंशियल जो है वो प्रोस्थोडोंटिक्स की, उसमें से भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बुक्स जो है वो रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनके अलावा बाहर से किसी और बुक से नहीं पेपर बनेगा। तो सैम्पल जो एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले जो है वो केरीज एटियोलॉजी में से जो है वो पेपर है। उसमें एमसीक्यू जो है वो 19-year-old patient present with white spot lesion on smooth surface of the maxillary incisors. Patient has plaque deposits, और पेशेंट जो है वो द लीजन हैज़ बिकम मोर विजिबल व्हेन द टीथ आर ड्राइड विद ट्रिपल एयरवे सिरिंज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्राइमरी इटियोलॉजी ऑफ द लीजन। तो ये जो वाइट स्पॉट लीजन है जो कि टीथ ड्राई करने से ज़्यादा विजिबल होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैविटेटेड लीजन है और जो है डेवलपमेंटल लीजन नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हम देखेंगे, इनेमल हाइपोप्लेजिया ड्यूरिंग द टूथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एमिलोजेनेसिस और नहीं हो सकता, मैकेनिकल एब्रेजन जो है वो नहीं हो सकता, इरोजन की वजह से जो है पॉसिबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और जो ई ऑप्शन है वो सब सरफेस इनेमल डीमिनरलाइजेशन ऑफ नॉन कैविटेड लीजन। तो इसमें जो ऑप्शन होगी वो मोस्ट लाइकली ई है, क्योंकि ये जो ड्राई करने से ज़्यादा विजिबल होता है और ये नॉन कैविटेटेड लीजन है, इसमें और कोई हमें जो है वो इटियोलॉजी नहीं मिल रही इसकी। तो इस वजह से प्लाक डिपॉजिट भी हैं और स्मूथ सरफेस पे भी होता है, तो इसलिए जो ये इंडिकेट करता है सब सरफेस एनेमल डीमिनरलाइजेशन ऑफ नॉन कैविटेड लीजन। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि वो ड्राई करने से जो है वो ज़्यादा सब सरफेस एनेमल डीमिनरलाइजेशन होती है एसिडोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से और एयर ड्राइंग करने की वजह से। तो ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप पूरा देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हुई, क्योंकि डेवलपमेंटल है, एनिमल हाइपोप्लेजिया हो गया, एम्यूलोजेनेसिस हो गया, मैकेनिकल एब्रेजन हो गया, या एनिमल एरोजन हो गया। तो वो ऑप्शंस जो है उनकी सारी रीजनिंग दी हुई है कि वो क्यों नहीं हो सकता। उसमें डिफरेंट जो है उसकी लोकेशन होती है केरीज की, और उसकी एक ख़ास एटियोलॉजी है। और एग्जामिनेशन में जब हम ड्राइंग करते हैं, एयर ड्राई करते हैं,
तो उससे जो हमें पता चल जाता है कि ये डेवलपमेंटल है या वाइट स्पॉट लीजन ड्यू टू कैविटेटेड लीजन की वजह से है या नॉन कैविटेटेड लीजन की वजह से है। एक और एमसीक्यू जो हम देखेंगे वो ये है कि 10-year-old patient present with poor oral hygiene, plaque calculus, multiple carious lesion on posterior teeth. Patient is highly anxious and difficulty cooperating for long procedure. What is the suitable approach for managing caries? तो इसमें वो अप्रोच पूछ रहा है कि कौन सी मल्टीपल लीजन्स को हमने कैसे करना है इन एंशियस पेशेंट। तो पहले तो कहता है कि रिस्टोर विद अमलगम, दूसरा एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दे दें, तीसरा मल्टीपल सेशन विद रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट विद कंपोजिट, और चौथा है रूट कनाल और क्राउन कर दें, और पांचवा है केरीज कंट्रोल रेस्टोरेशन विद जीआईसी। तो इसमें जो हम आंसर देखेंगे मोस्ट लाइकली आंसर वो है केरीज कंट्रोल रेस्टोरेशन विद जीआईसी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मल्टीपल रेस्टोरेशन जो होती हैं वो सिंगल विजिट में हम कर सकते हैं, और इसका मकसद जो होता है बैक्टीरियल लोड को कंट्रोल करना होता है। मोस्ट जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो ग्लास आइनोमर यूज़ करते हैं, और ये जैसे पेशेंट है जिसमें हाई रिस्क पेशेंट है, डेंटल एग्जाइटी है या पूरा ओरल हाइजीन है, मिनिमली इन्वेसिव है, फ्लोराइड को रिलीज़ करता है, एंशियस चाइल्ड या एंशियस अडल्ट पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल टीज़ को हम एक विजिट में कर सकते हैं। तो ये इसकी रीज़न है, ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। और दूसरी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकती उनकी भी रीज़न दी गई है कि उसमें टाइम लिमिट जो है वो ज़्यादा होता है, और जो है वो टाइम लिमिट इसमें ज़्यादा होती है। हम सिंगल जो है टूथ को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। मॉइस्चर कंट्रोल हो गया, अग्रेसिव जो रूट कनाल होती हैं और क्राउन होता है अग्रेसिव प्रोसीजर है, और एंटीबायोटिक्स पेन किलर जो होती हैं वो जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए या केरीज ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सारी रीजंस दी गई हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो ये है कि पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक विद केरीस लीजन। तो बाइट विंग रेडियोग्राफ जो है उसमें शो नहीं कर रहा कि ट्रांसलूसेंट एरियाज हैं, लेकिन जब हमने टेक्टाइल सेंसेशन की या विजुअली देखा तो उसमें कैविटेशन हमें नज़र आ रही है। तो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो हाउ वुड यू डिस्क्राइब सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ अ रेडियोग्राफ इन डिटेक्टिंग केरीस लीजन। तो इसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हमने देखनी है। तो इसमें कौन सी ऑप्शंस आएंगी, ये डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लो सेंसिटिविटी और हाई स्पेसिफिसिटी। तो सेंसिटिविटी जो होती है वो रेफर करती है एबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिजीज़, और स्पेसिफिसिटी कहते हैं जो विदाउट द डिजीज़ ट्रू नेगेटिव को डिटेक्ट करता है। तो रेडियोग्राफ जो होते हैं वो जनरली उनमें हाई स्पेसिफिसिटी होती है और लो सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि बाइटिंग रेडियोग्राफ जो होते हैं ना वो मिस कर जाते हैं अर्ली और स्मॉल केरियस लीजन को। लेटर ऑन जो ज़्यादा केरियस लीजन हो जाएगा तो उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए जो है वो हमने जब पेशेंट में देखा टेक्टाइल सेंसेशन की तो हमें डिटेक्ट हो गया पेशेंट में केरियस लीजन। जब हमने उसका रेडियोग्राफ किया तो उसमें हमें डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो अर्ली या स्मॉल केरियस लीजन था। इसलिए जो है इसका आंसर होगा लो सेंसिटिविटी और हाई स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू जो होता है वो ये है कि कंपोजिट लीजन को हमने रिस्टोर करना है क्लास 2 से, क्लास 2 कैविटी को रिस्टोर करना है कंपोजिट लीजन से, और पॉलीमराइजेशन स्ट्रेस को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, माइक्रो हाइब्रिड कंपोजिट, ग्लास आइनोमर, सैंडविच टेक्निक, नैनो हाइब्रिड, और RMGIBS विद नैनो हाइब्रिड कंपोजिट, और वन स्टेप एडिसिव विद नैनो हाइब्रिड कंपोजिट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हम है सैंडविच टेक्निक, फ्लोएबल और नैनो हाइब्रिड कंपोजिट्स। क्योंकि सैंडविच टेक्निक और नैनो हाइब्रिड कंपोजिट को जब हम यूज़ करेंगे तो फ्लोएबल की जो है वो विस्कोसिटी इनिशियल लेवल में इसकी विस्कोसिटी कम होती है और इसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, और नैनो हाइब्रिड कंपोजिट की जो है बेटर मैकेनिकल और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उनका दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो आइडियल होता है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं सूटेबल हैं, क्योंकि उनकी भी रीजनिंग्स दी गई हैं कि उनमें डिफरेंट रीजंस होती हैं। स्टेप्स, माइक्रो हाइब्रिड कंपोजिट, ग्लास आइनोमर और नैनो हाइब्रिड, RMGI और एडिसिव और नैनो हाइब्रिड की सारे की जो है वो ऑप्शंस
की डिटेल दी गई है कि क्यों नहीं वो लेस सूटेबल है। अच्छा, तो MCQ इन एंडोडोंटिक्स, उसमें ये कहते हैं कि पेशेंट रिपोर्ट्स शार्प स्पॉन्टेनियस पेन इन अ लोअर जॉ वर्सन बाय लाइंग डाउन ऑन hot drinks but relieved temporarily by cold water. Cavity is present on the mandibular first molar or radiograph show decay in dentine. तो कोल्ड टेस्टिंग से लिंगरिंग पेन होता है, परकशन और पल्पेशन नेगेटिव है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? तो इसमें जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो ये है कि इसमें स्पॉन्टेनियस पेन भी है और वर्सनिंग हो जाता है लाइंग डाउन से, और रिलीफ होता है कोल्ड ड्रिंक से, और जो है उसमें डिके भी है, लिंगरिंग पेन भी है, और परकशन और पल्पेशन नेगेटिव है। तो ये जो जा रहा है आंसर वो सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल वल्पाइटिस की तरफ, वो इसलिए है कि जो है इसमें लिंगरिंग और स्पॉन्टेनियस पेन हो रहा है, और सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में परकशन या पल्पेशन पे पेन जो है वो नहीं होता, क्योंकि उसमें पेरी एपिकल एरिया इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। तो इसकी बाकियों के भी रीजंस दी हुई हैं कि बाकी क्यों नहीं हो सकता, बाकियों की सारों की रीजंस दी हुई हैं। क्राउन ब्रिज अगर हम देखें तो उसमें रिकमेंडेड अक्लूजल रिडक्शन फॉर जिरकोनिया क्राउन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द क्राउन। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि मिनिमल जो है वो अक्लूजल रिडक्शन हमने कितनी होनी चाहिए फॉर जिरकोनिया क्राउन। इससे कम अगर हम करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ अ क्राउन इफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है 1 mm। तो उसकी रीज़न है कि जिरकोनिया जो होता है उसमें अक्लूजल रिडक्शन जो होती है वो 1 mm रिकमेंडेड है, ताकि वो अपनी सफिशेंट स्ट्रेंथ जो है वो रिटेन रख सके। ये मोनोलिथिक जिरकोनिया क्राउन्स की तरफ जो है वो सूटेबल है, ताकि वो फ्रैक्चर रेजिस्टेंस हो और लेस बल्क फॉर स्ट्रेंथ जो है उनकी रिक्वायरमेंट हो। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में अगर हम देखें तो पेशेंट प्रेजेंट हुआ है माइल्ड डेंटल एंग्जाइटी से और ट्रॉमेटिक डेंटल विजिट उसकी हिस्ट्री है। Which sedation method provide a optimal balance of anxiolysis और restorative treatment, और उसकी पेशेंट की कॉपरेशन चाहिए हो फॉर द रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। तो उसमें जो है वो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ओरल मिडाजोलम, इंट्रावीनियस सेडेशन, नाइट्रोसाइड्स, सेवोफ्लोरेन एनेस्थीसिया, और कंबाइंड इनहेलेशन एंड ओरल सेडेशन। तो आंसर होगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन, क्योंकि वो सेडेशन भी प्रोवाइड करेगा, एंग्जोलिसिस भी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी जो है उसमें प्रोवाइड करेगा। रैपिड ऑनसेट और रिकवरी है, इजीली टाइट्रेबल है, और इसमें NPO की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ऑप्शंस भी दी गई हैं कि वो क्यों नहीं जो है वो उसमें अप्लाई होती हैं। अब आते हैं हम SCQ पेपर्स की तरफ। उसमें जो डूज़ एंड डोंट्स ऑफ SCQ पेपर हैं वो ये हैं कि शॉर्ट आपने प्रिसाइज वर्ड्स और आंसर की आपने प्रोवाइड करनी है, रेलेवेंट आंसर देना है, क्लियर हैंड राइटिंग देनी है, और 9 मिनट्स में आपने पूरा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इरेलेवेंट आपने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, इरेलेवेंट मटेरियल को नहीं राइट करना, और लेंथी आंसर्स जो है नहीं देने आपने, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अब SCQ अगर हम देखें तो उसमें आता है कि 12-year-old पेशेंट विद मॉडरेट कैरीज रिस्क अटेंड्स योर क्लिनिक, दे डोंट हैव access to fluoridated water, or patient has erupted molars and frequent snacking of sugary foods. Based on recommendation of fluoride treatment modalities, what are the method of delivery and concentration? तो इसमें आपने बेसिकली मेथड ऑफ डिलीवरी एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आपने लिख के आनी है। पूरा टेबल बना हुआ है आर्ट एंड साइंस में, और पेज नंबर 82 चैप्टर नंबर 2 पे दिया हुआ है। तो इसमें पूरा टेबल है, उसको आपने अच्छी तरह लिखना है। उसमें रूट, मेथड ऑफ डिलीवरी और कंसंट्रेशन, PPM में जो कंसंट्रेशन होती है वो तीनों चीज़ें आपने लिखनी है। इसी पे जो है वो पूरे आपको 3 मार्क्स जो हैं पूरे एग्जैक्ट आप लिखेंगे तो उसमें आपको आएंगे। इसमें कंसंट्रेशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो बोथ जेल जो परसेंटेजेस हैं एंड PPM में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो ये है कि माइक्रो लीकेज और नैनो लीकेज एडहेसिव डेंटिस्ट्री में क्या होती हैं और डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ नैनो लीकेज क्या होता है। तो इसमें आपने सिंपली जो है एक्सप्लेन करना होता है कि माइक्रो लीकेज क्या है, नैनो लीकेज क्या है। सिर्फ 1 या 2 लाइंस में आपने या स्मॉल पैराग्राफ में आपने लिखना है कि माइक्रो लीकेज क्या होती है, नैनो लीकेज क्या होती है। तो ये सारा आपका जो है आंसर की होती है। और पैटर्न जो होते हैं आपके स्पॉटेड पैटर्न और रेटिकुलर पैटर्न जो है वो आपके 1 लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये आर्ट एंड साइंस जो है वो 152 और 153 पेज पे चैप्टर नंबर 5 में ये पूरा आंसर की दी गई है। तो इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 45 ईयर्स पेशेंट विजिट योर क्लिनिक विद अ फ्रैक्चर मोलर रिक्वायरिंग अ क्राउन, उसमें सेम डे सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और कैड कैम सिस्टम में आपने व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द चेयर साइड कैड कैम सिस्टम। तो उसमें पूरा एक जो है वो 6 ऑप्शंस दी गई हैं, एडिसिव सिरेमिक, हाई स्ट्रेंथ सिरेमिक, रेजिलिएंट सिरेमिक, कंपोजिट जिरकोनिया और प्रोविजनल एक्रेलिक मटेरियल्स। तो ये आर्ट एंड साइंस के चैप्टर 12 पेज 443 में ये जो है पूरा चार्ट बना हुआ है। तो ये आपने पूरा का पूरा लेके आना है। इसमें आपके 6 पॉइंट्स के 3 नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री से है। उसमें यह है कि पेशेंट जो है 4 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसमें एंग्जाइटी है और आपने स्ट्रक्चर्ड मेथड्स कौन सा यूज़ करना है टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी और अदर बिहेवियरल टेक्निक्स कौन सी है। तो स्ट्रक्चर मेथड जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो टेल शो डू टेक्निक है। टेल शो डू, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं और अदर टेक्निक्स में 5 पॉइंट्स होते हैं, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मॉडलिंग, कॉग्निटिव अप्रोचेस, रिलैक्सेशन और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ये वेलबरी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ये पूरा जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी आंसर की। नेक्स्ट जो है वो एंडोडोंटिक्स से रिलेटेड है। उसमें कहते हैं कि 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट विद सीवियर लिंगरिंग पेन वर्सन बाय हीट, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो है वो उसमें लगाया, नमनेस भी होगी टंग की भी और लिप की भी, लेकिन स्टिल जो है एक्सेस कैविटी ओपनिंग करते वक्त उसको पेन हो रहा था। तो आपका डायग्नोसिस क्या है और मैनेज कैसे करेंगे। तो 1 नंबर का इसमें डायग्नोसिस होगा और बाकी जो है 2 नंबर की मैनेजमेंट होगी। तो इसमें जो है वो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक का जो है इसमें फेलियर हुआ है। हिस्ट्री जो दे रहे हैं उसके मुताबिक इसमें इरिवर्सिबल जो सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटस है। तो इस कंडीशन जिसमें इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो है इफेक्टिव ना हो उसको हम कहेंगे हॉट टूथ कंडीशन। तो इसका डायग्नोसिस जो बनेगा वो सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटस विद अ हॉट टूथ कंडीशन होगा। तो ये इसका डायग्नोसिस होगा, 1 लाइन में आपने लिखना है। और मैनेजमेंट जो होगी इसमें आपने 4 पॉइंट्स होते हैं। सप्लीमेंटल एनेस्थीसिया जो है बकल इन्फिल्ट्रेशन, बफर्ड लोकल एनेस्थीसिया, इंटरनल लिगामेंटल इंजेक्शन और इंट्रापल्पल इंजेक्शन आप देते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इसके 2 मार्क्स होते हैं। तो ये क्रॉसमैन पेज नंबर 132 में दिया गया है। तो ये आपका जो है वो एंडोडोंटिक्स का, पीडोडोंटिक्स का, क्राउन ब्रिज का और जो है वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के एसक्यूज़ और एमसीक्यूज़ हैं सैम्पल। तो इस तरह जो है इसकी आंसर की दी जाती है और इसमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म और एग्जैक्ट आपने प्रिसाइज वर्डिंग्स या स्मॉल जो है वो आपने वर्डिंग्स यूज़ करनी है। हर चीज़ को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। जहाँ पे वो कहे कि एक्सप्लेन का वर्ड यूज़ करे फिर आप उसमें एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे स्टाइल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपली एक शॉर्ट और टू द पॉइंट जो है आपने इसमें लिखना है। थैंक यू वेरी मच।